ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे मैं आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ करंट अफेयर से संबंधित या वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियां हर विषय से आपको देता रहूंगा, जो संक्षिप्त आते हैं बहुविकल्पी के रूप में। एक दिवसीय कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो हम आपको बार बार ये निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को चालू करते समय आप अपने पास डायरी और पेन रखिए, जिससे आप बराबर नोट भी करते जाइए, जिससे आपकी मेमोरी में वो हमेशा बना रहे। जब आपको परीक्षा देने के समय हो उस समय आप पलट के सरसरी निगाह से देख लेते हैं तो आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप उसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, एवरीथिंग विल चेंज वन डे। प्रत्येक वस्तु एक दिन बदल जाएगा। सो एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव ऑन। इसलिए वास्तविकता को स्वीकार करो और आगे बढ़ते जाओ। दूसरा है, द क्लीवरेस्ट पीपल प्रिटेंड टू बी स्टूपिड। सबसे चालाक व्यक्ति हमेशा क्या करता, अपने को मूर्ख होने का बहाना बनाता है। प्रिटेंड बने बहाना बनाना, स्टूपिड बने मूर्ख। सो द स्टूपिड फील कंफर्टेबल। इसलिए मूर्ख अपने को आराम महसूस करता है। इवेनिंगली themselves। तीसरा, when phones were tied। जब फोन बंधे होते एक स्थान पर स्थिर रहते थे, विथ वायर तारों से बंधे, तो पहले लैंडलाइंस के द्वारा फोन आता था, तब फोन बंधा होता था। लेकिन आज की स्थिति क्या है, पीपल वर फ्री, तब लोग स्वतंत्र रहते थे। नाउ दैट फोन्स आर वायरलेस। आजकल के फोन तार विहीन है। पीपल आर टाइड, लोग उससे हमेशा बंधे रहते हैं। कहीं पर भी जाते तो उनके साथ में मोबाइल जरूर रहता है। लेकिन लैंडलाइन से जब फोन आता था तो वह एक स्थान पर स्थिर रहता था और रिंग बजने के बाद लोग, घर के लोग पहुंचते थे या किसी को कॉल करना होता तब पहुंचते थे। और इस तरह हिंदी में सफलता उन्हीं को मिलती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के प्रति सचेत होते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के लिए सचेत होते हैं। दूसरा है, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। रात भर जग करके आपको किताबों का साथ जुड़ करके आपको अथक परिश्रम करना पड़ता है, जिसका मैं स्वयं भुक्तभोगी रह चुका हूँ। संयोगवश हमको वो स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था, लेकिन नौकरियां तो मिली, लेकिन मैंने उसको अवॉइड किया क्योंकि मेरे अनुकूल नहीं था। मेरा जो डिजायर था उसके अनुकूल में नौकरियां नहीं थी, इसलिए मैंने उसको 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह करने के बाद उस पर रिजाइन दे दिया। तो छठवां है, जो काम तुम्हें रोटी देता है उस पर कभी शर्म मत करना। जो काम तुम्हें रोटी देता है उस पर कभी शर्म मत करना। चाहे आपको लेबर्टी करना हो, चाहे किसी के साहूकार के आप डेली बेस पे काम करते हो या मंथली पे कार्य करते हो या खेतों में कार्य करते हो, उससे आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। मेहनत से कमाया हुआ हर टुकड़ा इज्जत से बड़ा होता है। मेहनत से कमाया हुआ हर टुकड़ा इज्जत से बड़ा होता है। 7वां है, धन एक अच्छा दास है। धन एक अच्छा दास है, लेकिन वह सबसे बुरा मालिक है। धन का गुलाम तो सब होते हैं, लेकिन वह सबसे बुरा मालिक इसलिए वह आपका जान जोखिम में डाल भी सकता है। 8वां है, अंतिम है, जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन बुरा कदाप नहीं हो सकता।
मगर जीवन बुरा कदाप नहीं हो सकता। जीवन एक अवसर है, जीवन एक और अवसर है श्रेष्ठ बनने का। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ पाने का। जीवन वो फूल है जिसमें कांटे तो बहुत हैं, जीवन वो फूल है जिसमें कांटे तो बहुत हैं, मगर सौंदर्य भी कोई कमी नहीं है, सौंदर्य की कोई कमी नहीं है। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेज। तो आज का हमारा है मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उसके लेखक एवं करंट अफेयर 2025। तो आज हमने आपसे बताया कि 20 से 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तक हम पर डे आपको लेकर आते हैं। तो पहला हमारा गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, गीतावली आदि। दूसरा है सूरदास, सूरसागर, नल, दयामंती। तीसरा कबीरदास, साकी शबद रमैनी, बीजक, ज्ञान सागर। चौथा है मलूकदास, चित्रावली। पांचवा है चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ने लिखा है। और इसके बाद छठवां बाबर, तुझ के बाबरी। सतवां है गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा। आठवां है जहांगीर, तुजुक ए जहांगीर। नौवां इब्न बतूता रेहला, इब्न बतूता रेहला। 10वां अमीर खुसरो, उज्जैन उल फतूह और तुगलक नामा लिखा है। इसके बाद 11वां अलबरूनी, तहकीक ए हिंद और किताबुल हिंद, 2 पुस्तक इन्होंने लिखा है। 12वां है फिरोज शाह तुगलक, फुतुहात ए फिरोज शाही। 13वां है अब्दुल मालिक इसामी, फुतु उस सलातीन। 14वां है दारा सिको, मजाल उल बहरीन लिखे हैं। और सिर ए अकबर, सकीनत उल औलिया, सकीनत अल औलिया। और इसके बाद 15वां है RBI के, ये हमारा करंट अफेयर 15वां से चल रहा, 15 से 24 तक। RBI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का स्वर्ण भंडार पहली बार कितने अरब डॉलर से अधिक हो गया? 100 अरब डॉलर से अधिक हो गया। 16वां हाल ही में किस खाड़ी देश ने काफिला श्रम प्रणाली को समाप्त करने की योजना की घोषणा की है? सऊदी अरब ने की है। 17वां भारत के किस राज्य को 1 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? केरल को। किसको किया गया? केरल को, जहां की साक्षरता दर 100% है। भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर 100% है। 18वां हाल ही में वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? चेन्नई बन गया है, चेन्नई। 19वां भारत में हवाई अड्डों की संख्या 2014 तक या 74 से बढ़कर 2025 में हो गई है। इसकी संख्या 163, जिसमें कुशीनगर तमाम ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनका केवल उद्घाटन हुआ, उड़ान वहां से नहीं हो रही है। केवल संख्या में आपको दर्शा दिया गया है, ये मोदी सरकार की देन है। 20वां है मानव रहित गगनयान GI मिशन कब लॉन्च होने का अनुमान है? दिसंबर 2025 में। 21वां है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 23 अक्टूबर 2025 को कहां आयोजित एक समारोह में रक्षा खरीद नियमावली
2025 का विमोचन किया है, नई दिल्ली में किया है। 22वां है, हाल ही में भारत ने कहां आयोजित खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 10वें सत्र में भाग लिया है? पेरिस में भाग लिया है। 23वां है, हाल ही में किस भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान को भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष चुनी गई हैं? शांतारंगा स्वामी को चुनी गई हैं। 24वां अंतिम है, 23 अक्टूबर 2025 को वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी के तहत कितने कोयला ब्लॉकों के लिए आदेश जारी किया गया है? 3 कोयला ब्लॉकों के क्षेत्र में जारी किया गया है। तो आज वर्तमान सरकार हमारी जो है, ये हमारे यहाँ केवल भेदभाव की नीतियों को फैला रही है, रोजगार की बात कहीं नहीं कर रहे। जैसे तात्कालिक रूप में बिहार में चुनाव हो रहा है, होने की है 6 और 11 नवंबर को, और 14 को उसका परिणाम आने वाला है। और इस समय वहां केवल एक ही हमारे माननीय गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह जी वहां जाकर उन्होंने कहा, इतना एयरपोर्ट हमने वहां से चालू कर दिया है, इतना एयरपोर्ट हमने बनवाया, और एयरपोर्ट उद्घाटन करके छोड़ दिए जहां से कोई फ्लाइट नहीं होती है। इसके बाद वहां से तमाम ऐसी हो रही है, और जब तक ये गोदी मीडिया उसके लिए काम करेगी, और चूंकि संविधान से बढ़ करके ये लोग सारी चीजों को अपने अंदर कंट्रोल कर लिए हैं, जिसके कारण वो अपने को जीत का पूरा दावा कर रहे हैं। जबकि संभावना वहां इंडिया गठबंधन की बन रही है, लेकिन मतदाताओं के अनुसार इंडिया गठबंधन की बन रही है, लेकिन जो उनकी गोदी मीडिया है वो उनको डाउन कर करके एनडीए को वहां ज्यादा सीट दिलवा रहे हैं। तो इन सब से हमको विशेष कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो हमारे देश के जागरूक नागरिक हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं। 70 साल में वही कहानी है, जैसे बाप ने कमा के रख दिया और बेटा बेच के खा रहा और कह रहा तू हमरे लिए का बनाया है, हमरे लिए काव किया है। वही कहानी आज देश की हो रही है। जब अंग्रेजों से हमें लगभग 300 वर्षों के बाद हमारे देश को आजादी मिली, कितने लोग शहीद हुए, कितने माताएं पुत्र विहीन हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने औरतों का सिंदूर उजड़ गया, और तब जाकर के हमें आजादी मिली, तब जाकर के आजादी मिली। और जिस समय आप जानते हैं, अपने छोटे से परिवार को ले लीजिए, जिस समय आपका छोटा परिवार आज अलग होते हैं, 2 भाई 3 भाई 4 भाई जैसे जिसके रहते हैं, अलग होते हैं, तो उनको घर संभालने में कितना समय लगता है। तो उसी तरह देश को संभालने के लिए हमारे उस समय के निवर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कितना संघर्ष झेलना पड़ा। अभी मैं एक टीवी डिबेट देख रहा था, उसमें एक लोगों ने पूछा इटली से सोनिया गांधी क्या लेकर आई है, क्या लेकर आई है बताइए। जबकि किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब जहां वो लड़की ब्याह करके लाई जाती है तो पति का सारा संपत्ति में उसका बराबर का हकदार होती है। तो बताइए, और वो परिवार, जिस परिवार की लोग आलोचना कर रहे हैं, वो परिवार आज से नहीं, सदा से, अंग्रेजों के समय से भी, लेकिन वो संपन्न परिवार थे। और ये नहीं देखते हैं, उन्होंने देश की आजादी, देश की भलाई के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं दान किया है। अपना उन्होंने दान किया है, आनंद भवन इलाहाबाद का उन्होंने दान किया,
जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना बचपना बिताया था, मोतीलाल नेहरू अपना बचपना, जवानी, बुढ़ापा सब कुछ बिताए थे। और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अपने बिल स्टेटमेंट में, उन्होंने कहा व्हेन वी आर डाई फॉरेन आर इन आवर कंट्री, जब मैं अपने देश में मरूं या विदेशों में मरूं, माई एसेस टेक टू इंडिया, मेरे राख को भारत में ले आया जाए। सम हैंडी फुल एसेस थ्रो इनटू द गंगा एंड यमुना। व्हाई? बिकॉज I saw the varying change of the mood of Ganga and Jamuna. I spent our childhood in गंगा जमुना। तो उन्होंने कहा कि मेरे अस्थियों को कहीं पर मैं मरूं तो उसको भारत में लाया जाए, और मेरे राख को दाह संस्कार कहीं भी किया जाए, लेकिन मेरे राख को ला करके गंगा जी में बिखेरा, हंडी फुट फेंका जाए। इसमें मेरी कोई सेंटीमेंट रिलीजियस, वी हैव नॉट वांट टू एनी सेंटीमेंट रिलीजियस, मेरी कोई इसमें धार्मिक अवधारणा नहीं है। बिकॉज आई वांट आई स्पेंड माई चाइल्डहुड सो आई अटैच द गंगा जमुना। मेरा लगाव यहाँ बचपना से, मैंने अपने बचपना को बिताया है, इसलिए एंड सम एसेस माई बॉडी स्कैटर्ड बाय एनी मीन्स, एरोप्लेन या स्कर्ट टू ऑल ओवर द कंट्री, मेरे अस्थियों को पूरे देश में बिखेरा था। वेयर द फार्मर टॉयलेट, जहां पर किसान अपने खेतों में कठिन परिश्रम करते हैं। तो बताइए, हमारे देश के वो कर्णधार थे जिन्होंने हमको इस तरह का सजेशन देकर गए हैं। और आज जैसे इंदिरा गांधी ने अपना लास्ट स्पीच जब उन्होंने पेरम्बदूर में दी, जबकि उनको जानकारी थी कि मेरी हत्या होने वाली है, फिर भी उन्होंने कहा अपने लास्ट स्टेटमेंट में, उन्होंने कहा मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर का एक एक बूंद खून का एक एक बूंद देश की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन आज उनको जब कहीं पर ये लोग जाते हैं, एनडीए के लोग, तो विकास की बात नहीं करते हैं, केवल रोजगार की बात नहीं करते हैं, करते हैं क्या? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में, कांग्रेस की सरकार आएगी आपकी 4 भैंसें खोल ले जाएगी, आपकी 4 भैंसें, 2 कमरा आपने बनवाए, 1 कमरा मुसलमान ले लेगा। अरे भैया, मुसलमान क्या इस आजादी के लिए अपने प्राणों का आहूत नहीं दिया है? वो भी आपका अंग है, आपका भाईचारा है। यदि अभी मैं डिबेट सुन रहा था केसारी लाल का और रवि किशन का, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है रवि किशन, उन्होंने केसारी लाल को नचनिया कहा, और जिनका नाम असली नाम शत्रुघ्न है, शत्रुघ्न यादव, केसारी लाल से पत्रकार जब पूछ रहा था कि आप उन्होंने कहा कि मैं राजनेता नहीं हूं, न राजनीति में उतरूंगा, मैं एक भाईचारा हूं, भाईचारा के रूप में रहूंगा। मुझे क्या, मैं अपने रवि किशन भाई से पूछना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, कि वो जो आकर के हमको क्या यहाँ एक भी फैक्ट्री की स्थापना नहीं करते? 15 साल तक तो बीजेपी उनकी डबल इंजन की सरकार थी, एक भी फैक्ट्री की स्थापना, क्या रेल चलाएं? क्या बिहार के लोग केवल दूसरे प्रदेशों में जाकर के मजदूरी करने के लिए जाते हैं? यहाँ तो छपरा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए स्टार प्रचारक माननीय अखिलेश जी ने यहाँ से 24 लोगों की सूची जारी किया है, जिसमें आपके जिले के
एक है माननीय सांसद श्री लालजी वर्मा भी हैं, उसमें सपा सांसद श्री लालजी वर्मा भी उस सूची में है, जिसमें डिम्पल यादव, इकरा हसन और प्रिया सरोज, ये सब लोग भी प्रचार में जा रहे हैं। अवधेश जी हैं, माननीय सांसद जी अवधेश अयोध्या से जो हैं, ये भी जा रहे हैं। तो हमारा बहुत राजनीति से गहरा लगाव नहीं है, लेकिन कभी कभी आत्मा कुंठित हो जाती है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, कि लोग रोजगार रोजी रोटी की बात नहीं करते हैं, केवल हमें लड़ाने की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे भैया, हिंदू जिस तरह से हिंदुओं ने जिस तरह से हिंदुओं ने आजादी के लिए संघर्ष किया, उससे कहीं 19 मुसलमान नहीं थे। जिसने अपने वीर अब्दुल हमीद को देख लीजिए, या तमाम ऐसे मुसलमानों को देख लीजिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके देश को आजादी दिलाई। तो वो भी हमारे अंग हैं, उनको भी वहाँ जो हमारा संविधान जितना संरक्षण हमको देता है, उतना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को यह संरक्षण देता है। सबका रक्त एक ही है, सबका रक्त एक ही है सब। और ये तो आने के बाद यहाँ हम और आप बांट देते हैं और कहते हैं सनातन धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में। अरे बतिया, आप भैया 85 हैं, वो 15 हैं, आप 85 15, तो 15 लोगों से कैसे आपको डर लगता है? और जब वोट लेने की बात आती है तो सभी को आप हिंदू बना लेते हैं और मुसलमान को अलग छांट देते हैं। और लेकिन जब वोट की बात गुजर जाती है तो केवल आपके निगाह में 3 ही जातियां सुझाई देती हैं, बाकी सब लोग नेग्लेक्ट हो जाते हैं। तो यदि वही कह रहा, चोरवा मारे बड़का मारे और छुटके के रोवे न दे, बड़का मारे छुटके के रोवे न दे। ये हमारे देश की कहानी वर्तमान में चल रही है। तो यह इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे ये गुजारिश और निवेदन करता हूं कि भैया, आप भी पढ़े लिखे नवयुवक हैं, आपको भी रोजी रोटी की तलाश है। हमको रोजी चाहिए, रोटी चाहिए। हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। क्या आज हमारा देश विकासशील देशों में चल रहा है? अरे विकसित कब होगा? इसको विकसित बनाइए। यदि आप विकसित नहीं बना तो हमको गुलाम क्यों बना रहे हैं? 5 किलो अनाज के मोहताज नहीं है, हमको रोजी रोटी दीजिए। हम 5 किलो क्या 10 किलो 50 किलो अनाज खरीद कर खा सकते हैं। तो हमको जो पढ़े लिखे हमारे नवयुवक भाई हैं, उनको रोजगार का अवसर दीजिए, जिससे अपने परिवारों का भरण पोषण कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी श्रोताओं को जो मेरे चैनल को देखते हैं, उनको मैं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।